हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे जो एडिटोरिया प्रकाशन का 5000 जिसमें प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ प्रश्न दिया हुआ है। यह बुक जो बनाया गया है 5000 प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है दोस्तों। और इसमें ऑल स्टेट PCS को, BPSC को, BSSC को, SSC, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जो होती हैं वो सभी के लिए उपयोगी है। और जो इसमें क्वेश्चन का लेवल है ना दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, रोज़ दिन 5-5 इसका सेट देखेंगे। 5-5 ज़्यादा देखें, ज़्यादा एक बार में भी अगर ज़्यादा वीडियो, अगर मान लीजिए कि वीडियो बनाने के लिए एक दिन 2 दिन वीडियो नहीं आएगा, एक दिन 4 दिन वीडियो नहीं आएगा, 4 दिन में पूरा बुक ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दोस्तों एक बार में 10-10 घंटा का जो वीडियो होता है वो नहीं आदमी पढ़ पाता है। इसलिए 1-1 घंटा 2-2 घंटा का ही वीडियो हम लोग बनाएंगे और 5-5 सेट रहेगा। तो 5000 प्रश्न है, इस हिसाब से दोस्तों लगा लीजिएगा कितना वीडियो बनेगा और इसको ख़त्म करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज से 1 से लेकर 5 सेट तक देखेंगे दोस्तों। साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? तो ऑप्शन है 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600, 30 मार्च 1610। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का क्या कर दिया गया? चार्टर दे दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, जिसमें से कौन शामिल नहीं था? तो उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, उसमें से बताना है कि आपको उग्र उसमें से कौन नहीं था। तो दोस्तों देखिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एक गरम दल से थे। लाल बाल पाल आप लोग पढ़े हुए हैं, तो लाल बाल पाल ये तीनों थे, जबकि गोविंद रनाडे जो थे यह उग्र राष्ट्रवादियों का एक वर्ग था, उसमें से यह शामिल नहीं थे। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है। अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष रहे थे। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कौन से परिणाम? तो इसमें से क्या हुआ कि कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का प्रारंभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुआ था? तो यह हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 ईस्वी के करीब में यह शुरू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो सबसे पहली बताना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन यह सबसे पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था 1928 में 27 में हुआ था, आया था भारत में 28 में, की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साइमन कमीशन इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। यानी केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का मतलब खत्म करने का सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो यह जीते थे लिबरल पार्टी से वह चुनाव जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो यह हुआ था स्कंदगुप्त जो शासक था, और उस समय वो जो इसका जो लेख प्राप्त होता है, मतलब किससे? तो भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है कि भारत पर हुनों ने आक्रमण किया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो यह है मुंडको उपनिषद में। और दोस्तों कठोर उपनिषद के बारे में जानते हैं। यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ है वह कठोर उपनिषद में है, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो दोस्तों
इसका सही उत्तर हो जाएगा महायान शाखा से। महायान और हीनयान जो शाखा बट गया था, ठीक है, तो इसमें से महात्मा बुद्ध वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में कनिष्क के शासनकाल में, तो महावस्तु महायान शाखा से संबंधित है, जिसमें बुद्ध के जीवन का वृत्तांत बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? तो अकबर के द्वारा जो उपासना भवन बनाया गया था उसका नाम था इबादत खाना। इबादत खाना बुलंद, ये सभी अकबर के द्वारा ही बनवाया गया। दीवान खास, दीवान आम, बुलंद दरवाजा, या गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण भी कराया था फतेहपुर सीकरी में। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो प्रसिद्ध जो संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा थे वह विख्यात थे अकबर के ही शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात, निर्यात का मतलब होता है बेचना, बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया में। न्यू कैसल जो पोर्ट है ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? कौन इसमें से सही बताना है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में जो दिया गया है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो देशांतर रेखा दूरी प्रदर्शित करती है, या दूरी नहीं, देशांतर जो होता है समय को प्रदर्शित करता है, ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम बताना है। मतलब उत्तर से आपको शुरू करना है कि पहले उत्तर में कौन आएगा दोस्तों। तो उत्तर में आएगा नला मलाई की पहाड़ी, नला मलाई की पहाड़ी, उसके बाद जवादी पहाड़ी, तब नीलगिरी की पहाड़ी, तब आएगा अन्नामलाई की पहाड़ी। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी की पहाड़ी अन्नामलाई, तो इसका नला मलाई, जवादी, नीलगिरी, तब अन्नामलाई पहाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोसी, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का शोक कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा अधिक होने के कारण अनुवर्वक हो जाती है? अनुवर्वक हो जाती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। और मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन जो है इसमें सत्य दिया हुआ है? तो दोस्तों यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, सही है। यह एक कण प्रकृति होता है, कण और तरंग के भांति भी काम करता है। यह एक ऊर्जा का रूप है। उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में जो प्रक्रिया होती है वह किण्वन प्रक्रिया होती है। जो दूध से दही बनता है उसमें किण्वन होता है, वैसे ही बायोगैस संयंत्र में भी किण्वन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो परमाणु का जो आकार होता है वह बढ़ते जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का जो कारण है वह धूलकण है, धूलकण इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या जो होता है ना, यौगिक का, तो उसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है कितना होता है? तो यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वह 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। और 2 या 2 से अधिक जो वस्तु तत्व को एक साथ निश्चित मात्रा में मिलाते हैं वह यौगिक कहलाता है दोस्तों। तो किसी भी यौगिक का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक होता है? तो सर्प विषरोधी जो सुई बनता है वह स्वर्ण यौगिक यानी ऑरिक क्लोराइड का बना होता है। यहाँ स्वर्ण यौगिक दिया हुआ, किस तत्व का पूछ रहा है तो उसका नाम याद रखिएगा, ऑरिक क्लोराइड होता है, ऑरिक क्लोराइड होता है, ऑरिक क्लोराइड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दाब का विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछ रहा है दाब का, प्रेशर का। तो प्रेशर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा mL इनवर्स T-2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैव सेल क्या है? जैव सेल कोयला को कहा जाता है, जैव सेल कोयला को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के
निम्न में से किस भाग से है? जो यादाश्त जो होता है ना, याद हम कोई चीज़ को करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग जीके पढ़ रहे हैं तो इसको याद करेंगे तो इसका जो मस्तिष्क होता है ना, मस्तिष्क के सेरेब्रम भाग में होता है, सेरेब्रम भाग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं उसमें होती है। तो हो जाएगा आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीजन O2 याद रखिएगा 65% पाया जाता है मानव शरीर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए जो वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। वहीं पर धारा मापने के लिए आमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल 3 प्रकार का लगता है भारत में, जो जर्मनी के देश से लिया गया है, जिसमें से एक वित्तीय आपातकाल जो होता है वो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो होता है ना, यह भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और प्राक्कलन समिति के जो मेन अध्यक्ष होता है वह सत्ता पक्ष से होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्षों का होता है, 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो संचित निधि है, जो भी पैसा इसमें से जमा होता है, तो यह कहाँ इसका बारे में चर्चा किया गया? तो संविधान में आर्टिकल 266 के ए में इसको शामिल किया गया है, वहाँ पर इसकी चर्चा है। और मतलब किसके अनुमोदन से? तो भारत के संसद के अनुमोदन से आप उसमें से पैसा उसमें से निकाला जाता है, ठीक है। और वहीं पर है एक आकस्मिक, जो भारत पर कोई जो आपत्ति आती है तो वो 267 में है, ठीक है, 267 के ए में वहाँ से पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता यानी समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो समानता का अधिकार है जो 14 से 18 में है, अनुच्छेद 14 से 18 में है, वह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, जैसे अमेरिका के संविधान से आप मौलिक अधिकार लिए हुए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिए हुए हैं, वित्तीय आपात लिए हुए हैं, सब अमेरिका के देश के संविधान से, ठीक है। जर्मनी से आप आपातकाल लिए हुए हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो जो संविधान यहाँ भाग पूछ रहा है दोस्तों, तो यह हो जाएगा भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर अनुच्छेद पूरे पूछे तो आर्टिकल 368 में लिया गया, 68 में इसके बारे में चर्चा है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इसको ग्रहण किया गया है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसमें से आपको मिलान करना है। देखिए दोस्तों, भाषाओं का उल्लेख, तो जो भाषा का उल्लेख है वह 8वीं अनुसूची में है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों। आप जानते हैं दल बदल निरोध अधिनियम, यह है 10वीं अनुसूची में है, 10वीं, जो 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके इसको लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन यह हो जाएगा आप 73वां 11वीं अनुसूची, इसमें 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया 73वां। और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी यह हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में अगर मान लीजिए कोई वस्तु को डाल दिया जाता है, कोई भी कानून बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अभी बिहार में आरक्षण का जो मांग उठा था, जिसको हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, अगर वहीं पर विपक्ष उठा रहा था कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, तो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो क्या होगा, उसको जल्दी आप उसको खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी औषधि यानी दवा क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा गुलाबी क्रांति। जो गुलाबी क्रांति है वह झींगा उत्पादन से संबंधित है। लाल जो क्रांति पूछे तो मांस और टमाटर से हो जाएगा, मांस और टमाटर से हो जाएगा। नीली क्रांति हो जाएगा तो यह मछली से हो जाएगा, मछली याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्थानों को नाम बताइए जो ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। जो ब्रेटन वुड का जो सम्मेलन हुआ था उसमें दोनों संस्थाओं का स्थापना किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
IMF और विश्व बैंक, IMF और विश्व। चलिए अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी RBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था कब हुआ था, तो यह हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन जो हुआ था 1949 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो हिंदू राष्ट्र का जो विचार जो दिया था वह BD सावरकर के द्वारा दिया गया था, BD सावरकर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में जो आय कर है, जो टैक्स जो लगता है भारत में आयकर कैसा है, तो भारत में जो आयकर है ना प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, यानी प्रत्यक्ष भी है और प्रगतिशील। जो डायरेक्ट टैक्स के आयकर जो होता है इनकम टैक्स वह डायरेक्ट वसूला जाता है, और प्रगतिशील का मतलब होता है हमेशा बढ़ते रहता है दोस्तों, ठीक है, वो बजट में बताया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो जो कुचिपुड़ी है वह कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों, ठीक है। ओडिशा जो हो जाएगा, ओडिसी उड़ीसा का हो जाएगा, ठीक है। यक्षगान जो वहाँ का फोल्क डांस है, यक्षगान वह कर्नाटक का हो जाएगा, यक्षगान, ठीक है। केरल में मोहिनी अट्टम केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है, तो हिमानी उत्तम पर्व का जो संबंध है वह मल्लखंभ से है, मल्लखंभ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो निपख आंदोलन के प्रणेता जो थे दादू दयाल थे, दादू दयाल थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रकमा सिक्का किसने चलाया था, तो द्रकमा सिक्का जो था ना यह ग्रीक, एथेंस, यूनान के द्वारा चलाया गया था, द्रकमा सिक्के। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या कहलाता है, तो इसको खादर कहा जाता है दोस्तों, खादर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको जो कहते हैं वह थर्मोक्लाइन बोलते हैं, थर्मोक्लाइन उसको बोला जाता है, थर्मोक्लाइन बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेसल मापदंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार यह क्वेश्चन पूछता है, SSC का यह फेवरेट क्वेश्चन है। तो बेसल मापदंड का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से है, बैंकिंग क्षेत्र से। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यह किया था अर्नाल्ड टायम्बी के द्वारा यह शब्द का प्रयोग किया गया था, और औद्योगिक क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था, जिसको गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दोस्तों यहाँ पर स्मरणीय तथ्य, हर सेट में कुछ प्रश्नों का स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ है, ठीक है, तथ्य दिया हुआ है, तो चलिए उसको भी पढ़ते चलते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दिया है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मेहरगढ़ से मिला हुआ है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा से मिला हुआ है। गर्त आवास के साक्ष्य जो हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है, बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये भी बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधिया का प्रमाण यानी जोड़ी में कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और शवों को दफनाने की प्रथा तो यह हड़प्पा से। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मिट्टी के द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य बनावली से प्राप्त हुई है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। और शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण जो धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। और वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था वह धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। और कृषि का प्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था, यौ जिसको कहा जाता था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा था, जिसे हथियार कुल्हाड़ी बनाया गया था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सुतकोदा था।
और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी पीगट ने कहा था। तो चलिए पहला सेट समाप्त हुआ। चलिए अब दूसरा सेट को देखते हैं। चलिए दूसरा सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। यह अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद 15, 16 और 19 सभी प्रकार जो यह तीनों प्रकार दिया हुआ है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 19 में जो अधिकार है यह भारतीय नागरिकों को ही केवल प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करना है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का होता है, जो गलत है, 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के लिए कम से कम जो उम्र होना चाहिए 35 वर्ष होना चाहिए, भी गलत है क्योंकि 30 वर्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा अस्थायी सदन है, यहाँ तक बातें सही है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3, 2/3। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तीनों कथन गलत हो गया, तो यहाँ पर विचार करना था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, इसको राज्यसभा अधिकतम से अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, उसके बाद अपने आप यह पास हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा तब क्या होगा? तो हाई कोर्ट का जो अगर पात्र होगा तो भारत राज्य क्षेत्र में मतलब अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य है, किसी भी राज्यों में तो भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता यानी वकील रहा हो। ठीक है, तो और उसकी जो आयु है कम से कम 35 वर्ष हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात उद्घोषणा। दोस्तों वित्तीय आपात जो होता है आर्टिकल 360 में लगता है। ठीक है, और यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 माह के भीतर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अभी भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो यह 1963 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के समय में लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निषेधक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 37 में, अनुच्छेद 37 में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलैया समिति का जो गठन किया गया था 1991 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? कोको उत्पादन / चमड़ा उत्पादन से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूरी क्रांति। भूरी क्रांति इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धन जो आसानी से विदेशों से आता है लेकिन आसानी से ही चला जाता है, इस प्रकार से क्या जाना जाता है? इसे इस प्रकार से किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हॉट मनी कहा जाता है, हॉट मनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य FRP अनुमोदित कौन करता है? तो यह करता है आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो असहयोग आंदोलन में जो कौन सा कार्यक्रम पूछ रहा है, कौन शामिल इसमें नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो आपको हो जाएगा सरकारी पदों का त्याग ये शामिल है। विदेशी माल का बहिष्कार करना ये भी इसमें शामिल है। अदालतों का वकील द्वारा बहिष्कार भी शामिल है, लेकिन सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी या असहयोग आंदोलन में कार्यक्रम में शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की जो समाप्ति हुई थी 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ, 6 अप्रैल को खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सही नहीं है। तो चौरी चौरा जो घटना हुआ था गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को सही है,
जिसमें पुलिस चौकी को आग लगा दिया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में, भी सही है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को हुआ था, जो गलत है। यह हुआ था 8 अगस्त को इसको पारित किया, लेकिन 9 अगस्त से चालू हो गया था। 9 अगस्त 1942 को यह चालू हो गया था दोस्तों, ये भी बात याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन का गठन तो 8 अगस्त को शुरू कब से हो गया, तो 9 अगस्त से। अगला प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया, तो यह किए थे 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का उन्मूलन किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा और राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इसमें से नियम कानून के बारे में आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो नियम कानून के बारे में है, तो 1829 के नियम 17 के तहत इसका उन्मूलन, इसको खत्म किया गया था। अगला प्रश्न है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, तो यह लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। बहावियों का जो विद्रोह हुआ था उसको कुचलने का जो श्रेय जाता है वह लॉर्ड एल्गिन प्रथम को जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था, तो त्रिपक्षीय में दोस्तों इसमें जो शामिल था पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल था। ठीक है, पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार शामिल था, जबकि पल्लव जो था ना, पल्लव यह शामिल नहीं था। तो पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था, उस संस्थापक था, राजधानी उसने मुंगेर बनाई थी। ठीक है, लेकिन जब इस त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था उस समय पाल वंश में जो राजा शामिल हुआ था वो धर्मपाल था। याद रखिएगा, धर्मपाल था, धर्मपाल। या पूछ दे क्वेश्चन के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश की तरफ से कौन शामिल हुआ था, तो धर्मपाल हुआ था। राष्ट्रकूट वंश की तरफ से ध्रुव शामिल हुआ था, ध्रुव, याद रखिएगा, ध्रुव। ठीक है, और प्रतिहार वंश की तरफ से वत्सराज, याद रखिएगा, वत्सराज शामिल हुआ था, वत्सराज शामिल हुआ था। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। पल्लव शामिल इसमें नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष कहाँ मिला है, जिसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे जाते थे, तो दफनाने के अवशेष भी मिले हैं जिसमें जो शव का जो सिर था वह उत्तर दिशा में रखा जाता था। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था, तो यह हो गया चतुर्थ बौद्ध संगीति, जो कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था कनिष्क के शासनकाल में, जिसमें 2 भागों में बांट गया, महायान और हीनयान। याद रखिएगा, महायान और हीनयान। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य जो जैन धर्म से संबंधित एक शब्द है जिसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। याद रखिएगा दोस्तों, इसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। तो महावीर स्वामी को जो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वह रिजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से किसको माना जाता है, तो यह माना जाता है मखलीपुत्र गोसाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग या काल कहा जाता है, तो स्थापत्य कला मतलब जो बिल्डिंग वगैरह जो बनता है, तो यह शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। वहीं में औरंगजेब के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग और अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में मुहतसिब कौन था, तो मुगल काल में मुहतसिब जो था ना आचरण अधिकारी था, आचरण अधिकारी था। अगला प्रश्न है कि दीवान ए अर्ज जो विभाग था किस विभाग से संबंधित था, तो यह था सैन्य विभाग से। अब आपसे पूछ दे कि दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग से था, किसने शुरू किया था, तो बलबन के द्वारा शुरू किया गया था, बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दसवंत और बसावन किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, तो बसावन और दसवंत यहाँ लिखा हुआ, तो यह अकबर के शासनकाल में यह रहते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। तो दोस्तों नरोरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है, सही है। कुंडलकुलन यह तमिलनाडु कर्नाटक दिया हुआ है, यहाँ तमिलनाडु हो जाएगा, TM तमिलनाडु में है। ठीक है, काकरापारा गुजरात में है और तारापुर महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ गलत हो जाएगा, कुंडलकुलन कर्नाटक नहीं तमिलनाडु होगा। अगला प्रश्न है कि 38वीं समांतर रेखा, 38वीं समांतर रेखा जो है यह किन 2 देशों के मध्य में स्थित है, तो 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। वहीं पर आपसे ऑप्शन नंबर बी में है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो है यह 17वीं समांतर रेखा, याद रखिएगा 17वीं समांतर रेखा इसको बांटती है। ठीक है,
अमेरिका और कनाडा में तो जानते हैं 49वीं समांतर रेखा। जर्मनी फ्रांस जानते हैं मैगिनॉट रेखा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। तो अच्छे ईंधन का गुण जो है ना, इसका उष्मीय मान उच्च होना चाहिए, होना है, सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, यही गलत है। ऑप्शन नंबर 20 है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर है विटामिन B7, रासायनिक नाम बायोटिन इसको कहते हैं। ठीक है, इसके कारण जो होता है बालों का झड़ना होता है। ठीक है, बाल झड़ने लगता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम जो भी कहिए, तो यह होता है पर्णाशी अरक्ता, खून की कमी जो हो जाएगा इसमें। ठीक है, विटामिन B12 के कारण। विटामिन E के कारण बांझपन, नपुंसकता जो हो जाती है। ठीक है, और विटामिन K के कारण रक्त के थक्का जमने में ये विटामिन K सहायक करता है, फिलोक्विनोन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहते हैं। तो तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को जो गैलेक्टिक मीटर कहते हैं, गैलेक्टिक इकाई कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो महिलाओं में बहुत कम, तो यह हो जाएगा वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, यह एक अनुवांशिक रोग है दोस्तों। ठीक है, तो यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना, लाल रक्त RBC के अंदर का एक प्रोटीन है, तो यह जो करता है ना, ऑक्सीजन का वहन करता है, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो इसको लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है। तो केंद्रिका में पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, राइबोसोम में पाया जाता है, लेकिन जीवद्रव प्रोटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। तो अच्छा स्रोत जंतुओं के यकृत एवं गुर्दा जो हो जाएगा, यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, जबकि मछलियों का तेल, पालक और आम विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रतिरोध एक तरफ मतलब इसका ऐसा ही मात्रक दिया हुआ, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रवाह जो विद्युत धारा होता है उसको एम्पियर होता है। बल का न्यूटन होता है ऐसा ही मात्रक, और पावर शक्ति का वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाता है। तो लिथियम हो जाएगा, जो मोबाइल के बैटरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्राकृतिक रबर यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, यह सही है। और यह कृत्रिम बहुलक है, यह बहुलक नहीं है, यह प्राकृतिक बहुलक है लेकिन लोचदार के गुण नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो किसी भी तत्व का रासायनिक जो गुण होता है वह उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही उसको तय करता है। अगला प्रश्न है कि देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो देवप्रयाग जो है वह भागीरथी, अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से बीचों बीच गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 23.5 डिग्री जो होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होता है, उत्तरी अक्षांश उसको कर्क रेखा बोलते हैं। वहीं पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, उसको मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी पार करती है या काटती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में है, सही है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान यह गुजरात दिया हुआ है, यह गलत है। रोहिला
जो राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, याद रखिएगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सिमलीपाल उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीत यानी ठंडा महासागरीय जलधारा नहीं है। तो यानी ठंडी जलधारा आपको बताना है कौन नहीं है। तो बेंगुएला, हम्बोल्ट, लेब्राडोर जो है यह सभी ठंडी है, जबकि अगुलहास जो है यह गर्म है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिणी गंगा गोदावरी को, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है। तो रिंग ऑफ फायर जो होता है ना, यह जो रिंग ऑफ फायर जो होता है वह ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है और भूकंप के लिए, ज्वालामुखी और भूकंप के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, भूकंप और ज्वालामुखी के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है तो दोस्तों तकला मकान जो है यह चीन में है, सही है। थार जो है भारत में, सही है। आटाकामा जो है चिली में है, जबकि गिब्सन और विक्टोरिया दो जो मरुस्थल है या अफ्रीका नहीं ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, याद रखिएगा। गिब्सन और विक्टोरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं। तो प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी जो किसे कहते हैं, तो व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार हो जाना, इसी को प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एमएसपी के बारे में, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। स्मरणीय तथ्य में दोस्तों ये बहुत अच्छा रहता है याद करने वाला। योग दर्शन के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वह पतंजलि जी को माना जाता है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक प्रवर्तक गौतम को माना जाता है। सांख्य दर्शन के कपिल को माना जाता है, कपिल मुनि को। च्वार्क दर्शन के च्वार्क को माना जाता है। वैशेषिक के कनाद को। पूर्व मीमांसा जैमिनी को माना जाता है। वहीं पर उत्तर मीमांसा जो है यह बदरायन को माना जाता है। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय मखलीपुत्र गोसाल, अनिश्चयवादी संजय बेटलीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय पकुध का चायन को माना जाता है। वहीं पर घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप को माना जाता है। चलिए तीसरा सेट देखते हैं। तीसरा सेट का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। कौन सहायक संधि की विशेषता इसमें से नहीं है। तो देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता था, ये था। देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी, यही नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई थी। तो यह किया गया था भारत मिहिर पर। भारत मिहिर नामक समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा कार्यवाही की गई थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था ना यह लीटन के द्वारा लगाया गया था, लॉर्ड लीटन के द्वारा लगाया गया था। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि इसको हटाया कौन। तो रिपन ने हटाया था। लगाया लीटन, ल से लीटन, लगाया लीटन, हटाया रिपन। अगला प्रश्न है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो यह किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक रही थी। तो बाल हत्या प्रथा जो था ना यह बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे ज़्यादा था, बाल हत्या प्रथा। अगला प्रश्न है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र, रेशमी रुमाल षड्यंत्र का संबंध किससे है। तो यह था मौलवी उबैदुल्लाह सिंधी से। मौलवी उबैदुल्लाह सिंधवी से यह रेशमी रुमाल षड्यंत्र संबंधित है। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था।
तो यह किया गया था नागपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में शामिल किया गया था। नागपुर अधिवेशन जो 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन हुआ था, राघवाचारी जो था, वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। उसी में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। असहयोग जो आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है तो यह एक बंद तंत्र होता है ना, या खुला तंत्र होता है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जैविक हॉट स्पॉट है? जैविक हॉट स्पॉट इसमें से बताना है तो पश्चिमी घाट हो जाएगा, नीलगिरी की जो पहाड़ी हो जाएगी, नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ वगैरह जो है यह जैविक हॉट स्पॉट है। अगला प्रश्न है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो यह हो जाएगा जल चक्र में होता है, जल चक्र में होता है। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? तो यह दिए थे वैशाली में, दिए थे वैशाली में। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। तो 3 जनवरी को जो उपसौर की घटना होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की सबसे न्यूनतम दूरी पर होती है, न्यूनतम दूरी पर होती है, उसी को उपसौर कहा जाता है। वहीं पर 4 जुलाई पर पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो दूरी होती है सबसे अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो ये 4 जुलाई को घटना होती है, उसको ऑफशोर बोलते हैं, ऑफशोर, ऑफशोर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो यह होता है एल तरंगे, एल तरंगे, जिसको डी वेव की एचडी वेव भी कहा जाता है, और आर वेव्स इसका खोज किया, GR वेव्स इसका खोज किए थे, ठीक है। तो एल तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सही सुमेलित है? तो जो रेड क्लिफ है भारत और चीन के बीच में है, गलत है, भारत और पाकिस्तान के बीच। डुरांड रेखा भारत पाकिस्तान नहीं, भारत अफगानिस्तान। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस, यह सही है, ठीक है। और हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था? तो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो किस योजना के अनुसार निम्नलिखित में से बताना है। तो यह हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था, और कैबिनेट मिशन जो था 1945 में आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। अगला प्रश्न है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? तो अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही बताना है आपको? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। एब्सोल्युटली राइट है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। 1 और 2। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के निर्वाचन से है, निर्वाचन से है। राष्ट्रपति शपथ अनुच्छेद 60 के तहत लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न कथनों में से कौन गलत है? निम्न कथनों में से कौन गलत आपको बताना है। तो दोस्तों राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से, यही आपका गलत है।
अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत होता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। इसमें से बताना है कौन गलत है, ठीक है। तो ये वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं, यह आपका गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है, सही है। और इनकी पूर्ण नियुक्ति नहीं हो सकती है, ये भी गलत है। यानी 1 और 3 गलत है, ठीक है, 1 और 3 गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो निम्न में से कौन आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, एसडीआर। वैधानिक तरलता अनुपात को एसडीआर बोलते हैं। नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर, ठीक है। और खुले बाजार की क्रियाएं, यह सभी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। तो एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित इसमें से कौन हो जाएगा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनकेसी समिति। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है। तो यह करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। अगला प्रश्न है कि सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध भूमि कर विभाग से था। भूमि कर विभाग से था। अगला प्रश्न है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन कहाँ से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी, कल्हण के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है, कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसी पुस्तक में कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। सिजदा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि उत्बी कौन था। तो उत्बी एक इतिहासकार था। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के बारे में कौन कथन असत्य यानी गलत है। तो शेर शाह के बारे में बताना है कि शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली में की थी, सही है। द्वितीय इसलिए कि पहला बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी, जो लोदी वंश का संस्थापक था, तो ये सही है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में निर्धारित किया, ये भी सही है। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, नहीं, यह सासाराम में है। कहाँ है, सासाराम, बिहार में है, ठीक है। और शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर सभी सही है। अगला प्रश्न है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त मलयाद लिखी गई है। अमुक्त मलयाद लिखी गई है तो यह कृष्णदेव राय के द्वारा, जो तुलु वंश का शासक था, तुलु वंश का शासक था, इसी के द्वारा अमुक्त मलयाद पुस्तक लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। तो यह अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिल्ली सल्तनत में बहलोल लोदी सबसे ज़्यादा दिन तक किया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वह प्रोटीन होता है, प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। तो यह ग्रेना भाग में संपन्न होती है, ग्रेना भाग में संपन्न होती है। अगला प्रश्न है कि हेलोफाइट्स होता है, हेलोफाइट्स किसे कहते हैं। तो वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसी को हेलोफाइट्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एड्स के लिए जो होता है ना, PCR, CD4 और एलिसा, यह 1, 3 और 4 अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे डी, 1, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। PCR, CD4 और एलिसा एड्स में किया जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो एंटीबॉडी जो होता है वह AB में नहीं होता है, AB में नहीं होता है, एंटीबॉडी नहीं होता है, लेकिन एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है। और O में जो होता है ना, O में एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी होता है, याद रखिएगा, इसे कन्फ्यूजन नहीं हो। वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है। तो DPT में आपको बताना है इसमें से कौन नहीं होता है। तो डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस होता है, जबकि पीलिया नहीं होता है। तो इसमें से SSC का तो या फेवरेट क्वेश्चन पूछता है कि DPT में P का फुल फॉर्म, P का मतलब क्या होता है। तो पर्टुसिस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस होता है। अगला प्रश्न है कि अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। जो अल्फा कण का द्रव्यमान होता है हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं। तो 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं, 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो बल का व्यंजक द्वितीय गति नियम से, यानी F बराबर ma, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, A बराबर ma या व्यंजक प्राप्त होता है, यानी फॉर्मूला प्राप्त होता है। वहीं प्रथम गति नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है, और प्रथम गति नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है। यह अर्धचालक है। देखिए दोस्तों, यह सीधे कहेगा कि अर्धचालक पर ताप का प्रतिरोधकता का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रतिरोधकता अगर ताप बढ़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रतिरोधकता में ताप बढ़ाते हैं तो उसमें प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, अर्धचालक में बढ़ जाता है, ठीक है। अर्धचालक में अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे अर्धचालक न लेके तत्व दे दिया, ये सभी अर्धचालक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो इसमें से बताना है, सबसे ज़्यादा समस्थानिक पोलोनियम का होता है। कितना होता है। तो 27 होता है, याद रखिएगा, 27 होता है। हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो जल बनेगा, पानी, यानी पानी, H2O हो जाएगा, H2O, ठीक है, पानी हो जाएगा। और H2O का जो अनुभार होता है वह 18 होता है, ठीक है। और वहीं पर D2O जो हो जाता है उसका 20 हो जाता है। ग्रेफिन क्या है। ग्रेफिन तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, जिसको ग्रेफिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस जो होता है यह 14 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है, सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है ना, यह गोवा की राजधानी पणजी में है, ठीक है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है यह मैसूर में है, ठीक है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है यह दिल्ली में है, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और पंचरात्र का संबंध, पंचरात्र का जो संबंध है किस धर्म से है। तो ये हो जाएगा वैष्णव धर्म से है। पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। अगला प्रश्न है कि एकमात्र भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। एकमात्र भारतीय जिन्हें रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था वह वेंकटरमन रामकृष्ण को दिया गया था। वेंकटरमन रामकृष्ण को दिया गया था रसायन क्षेत्र, केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वह किस राज्य की रहने वाली है। तो यह बिहार राज्य की रहने वाली है, बिहार राज्य की रहने वाली है। चलिए इसका देखते हैं स्मरणीय तथ्य। स्मरणीय तथ्य देखते हैं, यह ऋग्वेद से संबंधित है, ठीक है। प्रश्न है कि ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। वेद सबसे पहले जान लेते हैं कि वेद की संख्या 4 है, ठीक है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इस वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख है। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए यजुर्वेद देखते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अदर्वी कहा गया है। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन इसी में मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख मिलता है और यह जो है गद एवं पद दोनों में है। चलिए अब देखते हैं सामवेद। सामवेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को उदात्री कहा जाता है। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है।
अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, यानी सबसे यह नया वेद कह सकते हैं। इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। वेद की संख्या 4 है। वेद को पढ़ने के लिए भली भांति वेदांग की रचना की गई, उसकी संख्या 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है। चलिए अब सेट नंबर 4 देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम पारित तंत्र है? कृत्रिम यानी मानव के द्वारा बनाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख लीजिए, वन, झील, समुद्र, बगीचा, कौन लग रहा है? तो बगीचा ही हो जाएगा, यह कृत्रिम पारित तंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? ग्रीन हाउस यह हो जाएगा जलवाष्प। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे ज़्यादा जलवाष्प जो होता है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है ना, वह कन्याकुमारी है। अगला प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो जो वन है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, यानी जो एक साल में जो एक बार अपने पत्ता को झाड़ देती है, गिरा देती है, वही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? सही बताना है कि हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, यह सही है। और हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, यह गलत है। केवल एक सही हो जाएगा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो अरब सागर में नर्मदा और ताप्ती गिरती है, इसलिए एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा नहीं बनाती है। तो याद रखिएगा, इसमें हो जाएगा नर्मदा सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अरब सागर में। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी जो होती है सबसे उपयुक्त होती है? तो चाय की खेती के लिए अम्लीय यहाँ दिए हुआ है, अम्लीय मिट्टी लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट जो मिट्टी होती है वह चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि मानसून निवर्तन होता है, जो मानसून निवर्तन जो होता है कब होता है? तो मानसून निवर्तन उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में आता है तब होता है, जो जून से सितंबर महीने तक रहता है। ठीक है, जून से सितंबर महीना तक। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस हो जाएगा, कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कराकस सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? भारत में चक्रवात आता है, ऑस्ट्रेलिया में बिलीबिली, चीन में टाइफून, अमेरिका में बोगियो, यह गलत है। ठीक है, अमेरिका में बागियो नहीं आता है। अगला प्रश्न है कोरल रीफ या परवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो कोरल रीफ या परवाल जो भित्ति होती है वह कर्क एवं मकर रेखा बीच में पाई जाती है, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो स्वर्ण सिंह समिति का संबंध जो है वह मूल कर्तव्यों से है, जिसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो अनुच्छेद 36 से जो 51 के कम में है, 51 के कम में है, अनुच्छेद 51 के कम में है, भाग 4 के कम में है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 42 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संबंध में कौन सा कथनों पर विचार करना है? और विचार करने में क्या है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत आपको बताना है, गलत बताना है। तो इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी तक होता है गलत। तो 62 नहीं है दोस्तों, या 65 होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहेगा, ये भी गलत है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए भी सही है, यानी सभी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए? तो हो जाएगा 15%। अपवाद में पूछे तो दिल्ली बता दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, दिल्ली हो जाएगा यहाँ अपवाद में, क्योंकि वहाँ पर 12 या 10% में होना चाहिए, 15 से नीचे नहीं होना चाहिए,
लेकिन वहाँ पर अभी 10% या 12% है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? रिट जारी करना WRIT, रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो होता है 5 तरह के जारी करता है, वह उसके किस क्षेत्र में आता है? तो हो जाएगा किस क्षेत्र में आएगा? तो यह हो जाएगा इसका सही उत्तर न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आएगा। अगला प्रश्न है कि दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो दल बदल अधिनियम जो था यह 1985 में पारित किया गया था। 1985 में 52वां संविधान संशोधन करके 52वां। और कब? तो दल बदल जो अधिनियम है यह 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह एसआई में या क्वेश्चन अब की बार के एसआई में यह पूछा हुआ था, अनुच्छेद 78 इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम दक्षिण कोरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है यह 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में होता है, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। उसी में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। अगला प्रश्न है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव यह पारित किया गया था 14 जून 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो फांसी दे दी गई 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को ही दे दिया गया। अगला प्रश्न है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो नहीं रहा था संयुक्त प्रांत, जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड वगैरह यह नहीं रहा था, जबकि बंगाल, बिहार, असम ये सभी यह बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र रहा था। अगला प्रश्न है कि पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है वीएस नायपॉल। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूरत की जो संधि हुई थी 1775 ईस्वी में हुई थी। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। पूना की जो हुई थी संधि वह 1817 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुआ था पुरंदर की संधि। वहीं पर देवगांव की जो संधि हुई थी 1803 ईस्वी में हुआ था। मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो यह मृच्छकटिकम में मिलती है। मृच्छकटिकम के लेखक हो जाएंगे शूद्रक। अगला प्रश्न है कि कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो यह जैन धर्म का था। कलिंग शासक खारवेल जो था, हाथी गुम्फा जो अभिलेख हम लोग पढ़ते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख, यह कलिंग राजा खारवेल से ही संबंधित था, जो चेदी वंश से संबंधित था। यह खारवेल जो था यह चेदी वंश से संबंधित था। चेदी वंश याद रखिएगा, चेदी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भीतरी स्तंभ अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो भीतरी स्तंभ लेख का जो संबंधित था शासक वह स्कंद गुप्त था। और इसी से जानकारी मिलती है कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा बनवाई गई थी? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर जो था यह किसके द्वारा बनवाया गया था?
तो यह बनवाया गया था पल्लव शासक के द्वारा, पल्लव शासकों के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है एरियन ने, एरियन के द्वारा लिखी गई है। और ध्वनि का प्रभाव मानव शरीर के मस्तिष्क पर 1/10 सेकेंड रहता है। वैसे ही प्रकाश का प्रभाव जो भी होता है, प्रकाश का प्रभाव भी आँख पर 1/10 सेकेंड ही रहता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है आइरिस यानी परितारिका के द्वारा किया जाता है, परितारिका के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की जो अशुद्धियाँ है किस अंग में जाकर छनती है? तो यह ब्रिक यानी किडनी, किडनी में इसका जो इकाई होता है वह नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो कितना भाग, तो 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है रक्त का। अगला प्रश्न है कि एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी जो हार्मोन होता है वह कौन होना चाहिए? तो हो जाएगा फ्लोरिजीन, फ्लोरिजीन। तो यहाँ पर क्या होगा? पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है या किसके कारण होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो इसको आसंजक बल कहा जाता है। और जो दो भिन्न प्रकार के अणु जो होंगे, दो भिन्न प्रकार के अणु रहेंगे उसमें, ठीक है। अब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल जो लगता है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जब दो भिन्न प्रकार के हो जाएंगे, दो भिन्न प्रकार के, उसको आसंजक बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सॉरी फॉर डैट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। एक ही प्रकार के अणु के बीच में कहता है ससंजक हो जाएगा, और दो भिन्न प्रकार का रहेगा तो उसको आसंजक बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसको अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। अगला प्रश्न है कि क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? यानी क्षारक को जल में घोलेंगे तो क्या मुक्त होगा? तो OH- आयन मुक्त होता है। और दोस्तों आर्हेनियस के अनुसार जब जल में घुलने पर कोई पदार्थ या जो कोई भी जो और अगर H+ आयन दे रहा है तो वह अम्ल होगा, एसिड होगा, और OH- आयन दे रहा है तो वो क्षार होगा। तो यहाँ क्षारक को घोलने पर OH- आयन जो आर्हेनियस के अनुसार यह क्षार हो जाएगा। नींबू के रस का pH मान, नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। अगला प्रश्न है कि बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? तो बादल और वायुमंडल का तैरना श्यानता और अल्प घनत्व, याद रखिएगा, अल्प घनत्व के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को सीओफाइट्स बोलते हैं, सीओफाइट्स बोलते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को सीओफाइट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि मेनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, मेनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह 2007 में किया गया था। और भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित जो माप है वह CPI है, CPI। चलिए स्मरणीय तथ्य देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनरा उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रम था पहला सारनाथ में, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में। कौन से भाषा में? तो पाली भाषा में। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पूर्ण जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है
वह 15 वर्ष है। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा है। चलिए, प्रथम संगीति, 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। प्रथम 483 ईसा पूर्व में राजगीर में महाकश्यप की अध्यक्षता में अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व वैशाली में सभाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक का शासक था। तृतीय 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में मुगलीपुत्र था अध्यक्ष और अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ 98 ईस्वी में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वसुमित्र अध्यक्षता कनिष्क के शासनकाल में। चलिए, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा में हो गया। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित कर दिया। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद यह जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रथम भिक्षुणी चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल हुए। जैन धर्म की 2 संगीतियाँ हुई। प्रथम 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में और द्वितीय 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। चलिए, अब 5वां सेट देखते हैं। फिरोज शाह मेहता के द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? फिरोज शाह मेहता के द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक लवणता के कारण। और तुर्की का एक वान झील है, वान झील, जिसमें 330% लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य आपको बताना है, सही बताना है? तो जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की ओर नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। सही है। और प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, नहीं इसको खादर कहते हैं। नई को खादर, पुरानी को बांगर। और जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो 1 और 3 इसका सही हो जाएगा, 2 गलत है। सूर्यग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो सूर्यग्रहण है, तो सूर्यग्रहण की स्थिति में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्यग्रहण होता है। यह जो चंद्रग्रहण होता है यह अमावस्या के होता है। अमावस्या के ये रात में या अमावस्या के दिन यह सूर्यग्रहण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष में है? तो हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान यूरेनियम के भंडार में है। दूसरा नंबर पर कनाडा हो गया है दोस्तों। पहले कनाडा था, अब दूसरा नंबर पर हो गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बताना इसमें से कौन नहीं है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच में सही है। डोबर जल डमरूमध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में भी सही है। मलाक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर, यही सही है। लेकिन डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और प्रशांत महासागर की खाड़ी दिया हुआ है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो हो जाएगा भीतरकनिका। भीतरकनिका यह उड़ीसा में है। सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है, और पेरियार जो है वह केरल में है। अगला प्रश्न है किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है, जहां से संसार को 20% ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पहुंचाता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किसने किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। A.G. टांसले के द्वारा किया गया था। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है? पश्चिम की ओर
प्रवाहित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और माही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं दोस्तों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है। इसको HCl से अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl लवण और जल बन जाएगा, H2O हो जाएगा। NaCl और H2O हो जाएगा, इसको उदासीनीकरण कहते हैं। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण इसमें से कौन नहीं है? ये हो जाएगा अवक्षेपण नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? तो समतल और उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहे का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधि है? मिश्रण का, तो मिश्रण का हो जाएगा रावाकरण, आसवन, निस्यंदन, उद्रपातन, सभी हो जाएगा। इनमें से सभी या सभी मिश्रण का पृथक्करण अलग करने की विधि है। और मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग से एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन सभी हार्मोन या मादा से ही प्राप्त होती है। मिलान करना है, सुमेलित करना है। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ई। टोकोफेरॉल से जनन क्षमता की कमी हो जाती है। नैप्थोक्विनोन यानी विटामिन के, तो विटामिन के से चोट लगने पर रक्त का थक्का, न जमने से अधिक रक्तस्राव। थायमीन यानी विटामिन बी1, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग। साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन में यानी विटामिन बी6 से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण या कुटपाद के द्वारा होता है, कुटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक इसमें से जूल हो जाएगा। और अर्घ भी है या CGS मात्रक, याद रखिएगा CGS मात्रक है अर्घ भी। और संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो सहकारी समितियों का उपबंध भाग 9 के ख में किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त करना है। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार का रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 तरह का, यह गलत है। ठीक है, दोनों 5 तरह का। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय। यह सही है, ऑप्शन केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में आपको बताना है कौन सा सही है। मौलिक कर्तव्य के बारे में सरदार सोवंशी समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, एकदम सही है। सरदार सोवंशी समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, 8, तो ये भी सही है। और 42वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए, ये भी सही है। और वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य हैं, नहीं ये गलत है, 11 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो केंद्रों के द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था कर दी गई, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। यह सभी प्रमुख विशेषताएं थी। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो यह जिम्मा डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो अल्पसंख्यकों की भाषा,
लिपि या संस्कृति का संरक्षण, यह राज्य के नीतिगत सिद्धांत नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापकगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल कौन नहीं था? तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवध शामिल नहीं था, जबकि सतारा, झांसी और बघाट शामिल था, क्योंकि अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया था। कुशासन का आरोप लगाकर इसको कर दिया गया था, 1856 ईस्वी में मिला लिया गया था। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो यह किया गया था 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया था एन.जी. रंगा के द्वारा। एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया गया? तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन जो किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? तो यह कर लिया गया था 1909 के लाहौर अधिवेशन के दौरान। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है बताना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, भी सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसर हिंद उपाधि लौटा दिया। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, यह गलत है, बाद बाकी सही है। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? तो जो चांदी था वह हड़प्पा सभ्यता के काल में पाई गई थी। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? तो हर्ष ने किया था, हर्ष ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो कृष्ण और विष्णु का अवतार चैतन्य महाप्रभु को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई? तो यह धर्मपाल के द्वारा किया गया था, धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैध जीवक को भेजा था? तो यह बिम्बिसार भेजा था, बिम्बिसार। बिम्बिसार को श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। अगला प्रश्न है कि तारिख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तारिख ए मुबारक शाही, तो यह याहया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें से लॉर्ड लिथगो का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था। अगला प्रश्न है कि एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है? तो एनाटॉमी में जानवरों एवं पौधों की संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्त, बाह्य अनुदान और विदेशी निवासियों की आय यह शामिल नहीं की जाती है। बाद बाकी A, B और C को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहते हैं? बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को क्या कहा जाता है? तो इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं की जाती है? विश्व बैंक के द्वारा कौन सा रिपोर्ट? तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी की जाती है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टम जारी की जाती है, जबकि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट नहीं जारी की जाती है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? यानी एक्जिम बैंक 1982 में किया गया था। एक्जिम बैंक का स्थापना 1982 में किया गया था।
अगला प्रश्न है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। स्मरणीय तथ्य देखते हैं, बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया? तो ब्रह्मदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया था बिंबिसार। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध प्रशासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की थी और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया और बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का था, बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था और नंद वंश का अंतिम शासक घानानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घानानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज यहाँ 5वां जो सेट हुआ समाप्त। कल से 5 सेट और देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगेगा तभी लाइक और सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। और इसका PDF टेलीग्राम पर आपको पहले से ऑलरेडी दे दिया गया है और फिर से एक बार डाल दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना तैयारी और पुख्ता कीजिए दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।